राधे राधे। हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद अ न्यू एपिसोड 378 दक्ष की ज़बरदस्ती। इधर दक्ष गुस्से में अब पहले से बाहर की तरफ जाने लगा। उसे इस तरफ गुस्से में देखकर देविका और बिपाशा जी कुछ समझ नहीं पाई और वो नौकर की तरफ ना समझी में देखने लगी। वहीं दक्ष अब बाहर कार के पास पहुंचा और वो भी कार के अंदर बैठता है। तभी उसे ड्राइविंग सीट पर बैठा दानिश देखा। दानिश को देखकर दक्ष रुक गया और वो दानिश को घूरते और गुस्से से बोला, आप भी नहीं आते, जाने देते मुझे अकेले। आप क्यों आए डैड? वहीं दानिश जो इस वक्त ब्लैक गॉगल्स लगाए ड्राइविंग सीट पर बैठा था, वो कार स्टार्ट करते हुए बिना इमोशन बोला, चुपचाप कार में बैठो, आई विल ड्रॉप यू। इस पर दक्ष गुस्से के साथ आगे की सीट पर बैठ गया और फिर दानिश बिना कुछ कहे वहाँ से कार लेकर चला गया। इधर उसके जाने के बाद डॉक्टर पैलेस में आए। डॉक्टर को पैलेस में देखकर देविका जी और बिपाशा जी कुछ समझ नहीं पाए और फिर तभी नौकर ने देविका और बिपाशा जी को बताया, बड़ी मैम, दरअसल इस वक्त मैडम उस बच्ची को लेकर रूम में है और उस बच्ची की तबीयत ज़्यादा ख़राब है। इस वजह से इस डॉक्टर को उन्हें बुलाया है और इसी की वजह से वो दक्ष बाबा को स्कूल छोड़ने नहीं जा पाई। जैसे ही देविका जी और बिपाशा जी को ये सुना, दोनों के चेहरे के भाव बदल गए। वहीं बिपाशा जी टेंशन में बोली, क्या नाज की तबीयत ठीक नहीं है? लेकिन क्या हुआ? उसे ये कहकर बिपाशा जी लिफ्ट की तरफ बढ़ने लगी। वहीं देविका जी अभी भी अपनी जगह खड़ी थी। अब उनके चेहरे पे एक गुस्सा और अलग भाव थे। वह खुद से ये सब सुनकर बोली, मैंने पहले ही कहा था ये सब की कुछ होने वाला है। अंतरा इसी तरह अगर नाज पर ध्यान देती रही तो दक्ष उसके हाथ से निकल जाएगा और अभी दक्ष के बड़े होने की उम्र है। इस वक्त उसे माँ बाप दोनों की पूरी देख रेख चाहिए। अगर इसी वक्त अंतरा ने उस पर ध्यान नहीं दिया तो बहुत परेशानी हो सकती है। और दक्ष अभी जिस तरह गुस्से से यहाँ गया है, उसे देखकर यही लगता है कि अगर इस उम्र में उसे नहीं संभाला गया तो आगे चलकर दक्ष हमारे हाथ से निकल सकता है और वो विद्रोही भी बन सकता है। ये बोलते हुए देविका जी के चेहरे पर एक अलग ही टेंशन नज़र आने लगी। वहीं दूसरी तरफ नाज का इस वक्त डॉक्टर चेकअप कर रही थी। अंतरा वहीं नाज के छोटे हाथों को पकड़कर बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर टेंशन दिख रही थी और वो नाज को देखकर डॉक्टर से बोली, डॉक्टर क्या हुआ? इसको ये ठीक तो है जाएगी? इसका बुखार कब तक उतरेगा? इस पर डॉक्टर नाज का चेकअप करते बोले, फ़िलहाल के लिए ये जब सोकर उठे तो इन्हें दवा खिला दीजिएगा, इनका बुखार उतर जाएगा। और ध्यान रहे कि ये अब ज़्यादा डरे नहीं और इन्हें एक अच्छा माहौल दिया जाए, क्योंकि डर की वजह से ही इन्हें बुखार आया है। इससे उनके दिमाग पर असर हो सकता है। ये सुनकर अंतरा सारी बात समझ गई, क्योंकि कल से लेकर आज तक नाज काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमा से गुजरी थी और अब नाज की ऐसी हालत के बारे में सुनकर अंतरा तुरंत बोली, डॉक्टर आप जैसा बोल रहे हैं मैं वैसा ही होगा। मैं अब नाज को पूरा ध्यान रखूँगी और ये भी कोशिश करूँगी कि नाज अब किसी से डरे नहीं और उसे अच्छा माहौल मिले। इस पर डॉक्टर ने सह हिलाया और वो अपने स्टेथोस्कोप को अपनी गर्दन पर लपेटते हुए वहाँ से फिर बाहर निकल गए। वहीं उनके बाहर जाते ही बिपाशा जी अंदर आई और वो नाज को देखकर अंतरा से बोली, अंतरा बेटा क्या हुआ नाज को, वो ठीक है ना? इस पर अंतरा बोली, जी डॉक्टर ने नाज को दवा दे दी और अभी वो जाग जाएगी तो मैं उसे दवा खिला दूँगी। इस पर बिपाशा जी बोली, लेकिन इसे हुआ क्या आखिर? ये सुनकर अंतरा जवाब देते हुए बोली, डर की वजह से बुखार आ गया और डॉक्टर ने कहा है कि हम इसे अच्छा माहौल दें जिससे कि वे पूरी तरह ठीक हो जाए। इस पर बिपाशा जी अपना सह हिलाते बोली, तुम सही कह रही हो। नई जगह पर आना और नए लोगों के साथ डलना, चाहे बड़े हो या बच्चे, सबको मुश्किल होती है और नाज तो अभी हम सबको पूरी तरह अनजान है, इसलिए इसे भी कुछ वक्त लगेगा, लेकिन ये हम सबके बीच ढल जाएगी। उस पर अंतरा ने भी अपना सिर हिलाया, जिसके बाद फिर उसने नाज को ठीक से सुला दिया और उसके सर को चूम लिया। तभी बिपाशा जी उसे देख कर रही थी और बोली, बेटा मुझे तुमसे कुछ अकेले में बात करनी है। ये सुनकर अंतरा ने फिर अपना सिर हिलाया, जो बिपाशा जी के साथ रूम से बाहर निकल गई। ध्रुवी भी अब जीवा को फीड कराने के लिए लेकर चली गई थी और अंतरा ने एक मेड को रूम में नाज के पास छोड़ रखा था। इधर दूसरी तरफ अल्फा ग्रुप्स सीओस केबिन। दानिश इस वक्त ग्लास विंडो के पास खड़ा था। उसके होठों के बीच सिगरेट थी और सिगरेट का धुआं चारों तरफ फैला हुआ था। वहीं उसके पीछे इस वक्त शिवम मौजूद था। शिवम दानिश को देखते हुए बोला, दानिश उस असिस्टेंट की
तहकीकात एक्सीडेंट की तहकीकात ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है और तुमने जैसा सोचा था बिल्कुल वही हुआ उसका उनका एक्सीडेंट। शिवम आगे बात पूरी भी करता तभी दानिश उसकी बात बीच में काटते बोला, उस तक ये न्यूज़ नहीं पहुंचनी चाहिए कि इस बारे में मैंने पता लगवा लिया है। ये सुनकर शिवम बोला, लेकिन क्यों? अगर हमारे पास उसके खिलाफ प्रूफ है तो हम उसका अच्छे से इस्तेमाल करके उसका पर्दाफाश कर सकते हैं। इस पर दानिश टेढ़ा मुस्कुराते बोला, इतनी जल्दी नहीं, अभी तो मैंने उसे तड़पाया नहीं है, अभी उसके तड़पने की बारी है। ये सुनकर शिवम कुछ सोचते हुए बोला, और इस बीच अगर उसे कोई गेम खेला तो? इस पर दानिश सिगरेट की कश फूंकते हुए बोला, उसे गेम खेलने दो, अब वो गेम खेलेगा और मैं इसके गेम को एंजॉय करूँगा। ये सुनकर शिवम उसे देर तक घूरा और फिर अपना कर लाते हुए बोला, अपना सर होगा, अपना सर, वो ठीक है जैसे तुम कहो। ये कहकर वहाँ से बाहर जाने लगा, लेकिन तभी दानिश उसे रोकते हुए बोला, एक न्यूज़ तुम्हें उस तक पहुँचानी है। ये सुनकर शिवम के कदम रुक गए और वो नासमझी में दानिश की तरफ मुड़ा। तभी दानिश सिगरेट को कश भरते हुए इसकी तरफ देखा और फिर कुछ सोच कर वो ड्रॉ के पास आया। उसने ड्रॉ से पेन ड्राइव निकाली और उसे शिवम के हाथ में पकड़ाते हुए बिना एक्सप्रेशन के साथ बोला, इसे तो मुझ तक पहुँचा दो, अब वक्त आ गया है कि उसे सच का पता चले। यह सुनकर शिवम ने जब उस पेन ड्राइव को अपने हाथों में देखा जिसे दानिश ने अभी उसे दिया था, ये देखकर सारी बात समझ आ गई और फिर वो अपना सिर हिलाते बोला, मुझे लगता है कि तुम्हें ये काम बहुत पहले कर देना चाहिए था। चलो ठीक है, तुम अभी कर रहे हो तो ज़रूर इसके पीछे तुमने कुछ सोचा होगा। अब मैं इसे जल्द से जल्द उस तक पहुंचा दूंगा। इस पर दानिश ने अब कुछ जवाब नहीं दिया और वो वापस से ग्लास विंडो की तरफ बढ़ गया। वहीं शिवम फिर उस पेन ड्राइव को लेकर वहाँ से निकल गया। इधर दूसरी तरफ सेंट जोसेफ नेशनल स्कूल, उस हाईली रेप्यूटेड स्कूल में आज दक्ष का पहला दिन था। इस वक्त दक्ष अपनी नर्सरी क्लास में सबसे लास्ट बेंच पर बैठा हुआ था, क्योंकि फर्स्ट बेंच की सीट्स खाली थी, लेकिन फिर भी दक्ष आखिरी सीट पर बैठा हुआ था और वो चुपचाप अपने नोट्स को घूरे जा रहा था। आसपास के बच्चे शोर कर रहे थे क्योंकि अभी टीचर क्लास में मौजूद नहीं थी। वहीं कुछ बच्चे दक्ष के पास बैठने की कोशिश करने लगे क्योंकि दक्ष अकेले सीट पर बैठा हुआ था और वो किसी से बात नहीं कर रहा था। इस वजह से कुछ बच्चे उससे बात करने की भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन दक्ष किसी को भी जवाब नहीं दे रहा था और वो चुपचाप अपने नोट्स को ही घूरे जा रहा था। तभी एक लड़का दक्ष के पास आया। वो स्माइल के साथ बोला, हेलो, तुम न्यू एडमिशन हो ना? क्या मैं तुम्हारी सीट पर बैठ जाऊँ? दक्ष ने इस आवाज़ को सुना, अपना सर उठाया और उस लड़के को घूर कर देखने लगा। दक्ष के घूरने से वो लड़का थोड़ा सा हड़बड़ा गया और वो जल्दी से बोला, वो ये सीट खाली है इसलिए मैं यहाँ बैठना चाह रहा था। इस पर दक्ष उसे घूर कर बोला, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठना चाहता, ये अकेली सीट सिर्फ मेरी है। दक्ष की ऐसी बात सुनकर वो लड़का थोड़ा मायूस हो गया और फिर चुपचाप जाकर उसके आगे वाली सीट पर बैठ गया। वहीं दक्ष एक बार फिर अपने नोट्स को घूरने लगा। तभी एक क्यूट सी लड़की दक्ष के पास आई और वो अपने बैग को दक्ष की सीट पर एडजस्ट करने लगी। दक्ष, जो कि अभी भी अपने नोट्स को घूर रहा था, वो ये देखकर चिढ़ गया और गुस्से में बोला, अब तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो लड़की जो अपने बैग को एडजस्ट कर रही थी तभी दक्ष की आवाज़ सुनकर सहम गई और वो जल्दी से दक्ष को देखने लगी। दक्ष उसे से घूर रहा था। तभी वो लड़की अपनी क्यूट सी आवाज़ में बोली, वो मुझे यहाँ बैठना था। इस पर दक्ष ने घूर कर बोला, क्या तुम्हें देख नहीं रहा या मैं ऑलरेडी बैठा हूँ? दक्ष की आवाज़ में वो लड़की वापस से बोली, लेकिन डेली मैं यहाँ बैठती हूँ, आज तुम मेरी सीट पर आकर बैठ गए। ये सुनकर दक्ष अब कुछ देर के लिए चुप हो गया, लेकिन फिर वो ज़बरदस्ती के साथ बोला, लेकिन आज मैं यहाँ बैठ गया हूँ और आज से ये सीट मेरी हुई, अब से मैं यहाँ बैठूँगा। अब तुम जाओ, जाकर कहीं और बैठो। ये कहकर दक्ष ने अपने बैग को उठाया और उसके बैग को उठा उसके हाथ में पकड़ा दिया। वहीं उस लड़की की बड़ी बड़ी आंखों में आंसू आ रहे थे और वो दक्ष को बस डरते हुए देखने लगी। दक्ष वहाँ मौजूद सभी बच्चों को काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव और एरोगेंट भरा था। इस वजह से वहाँ का माहौल भी थोड़ा चेंज हो गया था। सभी बच्चों के अंदर दक्ष को लेकर एक अलग ही डर बैठने लगा था। वहीं दक्ष चुपचाप
अभी भी अपने नोट्स को घूरे जा रहा था। तभी वहाँ टीचर आए और टीचर ने अपनी पहली क्लास लेना शुरू की। इधर दूसरी तरफ पैलेस में अंतरा इस वक्त नाज के पास बैठी उसके सर को सहला रही थी। उसके दिमाग में कुछ पल पहले बिपाशा जी ने जो कहा था वो सब चल रहा था और वह सब कुछ सोचते हुए नाज को देखते हुए धीरे से बोली, माँ का कहना एक तरफ से सही है कि मुझे एक बार और नाज के बारे में सोच लेना चाहिए, लेकिन जब तक मैं नाज को देखती हूँ मुझे सृष्टि की चेहरा याद आता है। सृष्टि मेरी कार के आगे आई थी और मेरी कार से उसका एक्सीडेंट हुआ था। वो सब सोचकर मैं चाहकर भी नाज को खुद से दूर नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि अगर नाज को मैंने खुद से दूर किया तो नाज को मैं किसके सहारे छोड़ूंगी। अनाथालय में तो मैं उसको कभी नहीं रखूंगी, और अगर मुझे यह नाज को रखना है तो इससे पहले मुझे दक्ष और नाज के बीच सब कुछ ठीक करना होगा और दक्ष को अच्छे से समझाना होगा। ये सब सोचकर गहरी सांस ली और तभी उसके रूम का डोर नॉक हुआ। अंतरा फिर डोर के पास गई और उसने दरवाज़ा खोला। इस वक्त वहाँ पर एक नौकर अपने हाथ में एक एनवेलप लिए खड़ा था। वो अंतरा को देखकर बोला, मैडम ये आपके लिए किसी ने दिया है। ये सुनकर अंतरा नासमझी में इस एनवेलप को खोलती है और फिर वह नौकर वहाँ से चला जाता है। उस एनवेलप को अंतरा ने जब खोला तो देखा कि उसमें एक पेन ड्राइव था। पेन ड्राइव देखकर वो खुद से बोली, ये क्या है और ये किसने मुझे भेजा। नौकर भी कुछ नहीं बताया। ये कहते हुए अंतरा अपने लैपटॉप को ऑन कर उसमें पेन ड्राइव को सेट किया। वो जानना चाहती थी कि आखिर उस पेन ड्राइव में क्या था और उसे किसने भेजा था। उसने जैसे ही पेन ड्राइव को सेट किया तभी एक ऑडियो क्लिप चलने लगी और उस ऑडियो क्लिप से जो आवाज़ अंतरा के कानों पर पड़ी, उन आवाज़ों को सुनकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। गाइस, आज का ये चैप्टर मैंने किसी रीडर से एडिट करवाया है, जस्ट बिकॉज मुझे कोई चाहिए जो एडिट कर सके। अगर कोई हो तो बताना जो चैप्टर एडिटिंग कर सके। मुझे इंस्टा आईडी सनशाइन क्वीन 38 और मैसेज कर सकता है। आई विल पे देम ऑल्सो यू आर, क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं ऊपर से, सॉरी ये उनका वो है। सो हम तो चलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड पे, क्योंकि हमें सुनने में ज़्यादा मज़ा आता है ना। सो 379, मेरे पापा के कातिल आप होंगे, मैंने कभी सोचा नहीं था। पैलेस में अंतरा इस वक्त नाज के पास बैठी उसके सर को सहला रही थी और माँ का कहना कि एक तरह से सही है कि मुझे एक बार और नाज के बारे में सोच लेना चाहिए, और वह उसे अनाथालय में भी नहीं छोड़ना चाहती थी। और तभी उसके रूम का डोर नॉक होता है और वहाँ पर कोई उसे पेन ड्राइव छोड़ कर जाता है उसके लिए। और जब वो उसको लैपटॉप में सेट करती है तो वो उसे ऑडियो क्लिप को सुनकर अंतरा चौंक जाती है। एक्चुअली में ये पूरा रिपीट हुए हैं 2 पेजेस, लेकिन मैंने शॉर्ट में बोला है। जैसे अंतरा काफ़ी ध्यान से सुन रही थी, हालांकि उसकी आंखें बड़ी हो चुकी थी और उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। कुछ देर में उसकी ऑडियो क्लिप की आवाज़ बंद हुई तो उसी के साथ अंतरा की आंखों से आंसू छलक उठे जो उसके हाथों पर जाकर गिरे। अंतरा ने अपनी पलकें झुकाई और उसने उस पेन ड्राइव को लैपटॉप से निकालते हुए अपनी मुट्ठियों में कसकर पकड़ लिया। इसके बाद वो अपने आंसुओं को साफ करते हुए खुद से बोली, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आपने यह सच छुपाकर बहुत गलत किया। इसके लिए मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। ये कहते हुए अंतरा अपनी जगह से उठी और वो एक नज़र नाज को देखकर रूम से बाहर निकल गई। हालांकि उसके आंसू अभी भी थम नहीं रहे थे, वो लगातार गिर रहे थे। वो जब नीचे की तरफ जा रही थी तो सामने उसे मेड दिखाई दी। मेड को देखकर अंतरा ने किसी तरह अपने आंसुओं को साफ किया, बोली, आंटी आप रूम में जाइए, नाज के लिए मैं कुछ वक्त में आती हूँ। ये सुनकर मेड ने अपना सर हिला दिया और वो वहाँ से अंतरा के रूम की तरफ बढ़ गई। यहाँ अंतरा नीचे आई तो वहाँ इस वक्त देविका जी बैठी थी और वो कुछ नौकरों से बात कर रही थी। देविका जी ने जब अंतरा को देखा तो वो उस रुकते हुए बोली, अंतरा रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये सुनकर अंतरा रुकी, लेकिन वो मुड़कर बोली, दादी मुझे कोई बाहर जाना है, मैं थोड़ी देर में आकर आपसे बात कर लूँगी। अंतरा ने देविका जी के आगे की बात नहीं सुनी और वो तुरंत वहाँ से बाहर निकल गई। देविका जी उसे जाते हुए देख
ना समझी में बोली, अब ये कहाँ जा रही हो, ये इतने परेशान क्यों लग रही है। तभी वहाँ विपाशा जी भी आई और वो देविका जी से बोली, क्या हुआ माँ। इस पर देविका जी अभी भी गेट की तरफ घूरते बोली, पता नहीं अंतरा कहाँ गई, लेकिन वो परेशान लग रही थी। जब विपाशा जी ने सुना तो उन्हें भी कुछ समझ नहीं आया। इधर जीवा की फीड कराकर ध्रुवी अपनी गोद में लिए बाहर आई और वो जीवा को देविका जी की गोद में ले लिया और जीवा को देविका जी ने अपनी गोद में ले लिया। उन दोनों के चेहरे को देखकर ध्रुव ना समझी में बोली, आप दोनों को क्या हुआ। इस पर वो दोनों अपना सिर हिलाते हुए विपाशा जी बोली, पता नहीं, माँ बता रही है अंतरा परेशान हालत में घर से बाहर निकल गई। ये सुनकर ध्रुवी भी अब कुछ समझ नहीं पाई और अब तीनों के चेहरे पर सवाल था कि आखिर अब क्या हो गया है। इधर दूसरी तरफ अंतरा ड्राइव कर रही थी, उसकी आंखों में लगातार आंसू गिर रहे थे। कुछ ही देर में उसने अपनी कार भरद्वाज विला के आगे रोकी। वो कुछ देर के लिए उसी तरह भरद्वाज विला को घूरती रही, जिसके बाद उसे वो अपनी कार से बाहर निकली। वो तुरंत अंदर की तरफ बढ़ी। अंदर वहाँ इस वक्त हॉल में दादी के साथ अथर बैठा हुआ था। अथर आज घर से काम कर रहा था। इस वक्त वो अपने लैपटॉप पर अपनी गोद में लिए सोफे पर बैठा काम कर रहा था और दादी उससे मुस्कुराते हुए बात कर रही थी। तभी दादी अथर से बोली, अथर बेटा, अब तुम कब शादी कर रहे हो, आखिर मुझे भी अपने परपोते और परपोतियों का मुंह देखना है। ये सुनकर अथर मुस्कुरा कर बोला, दादी मुझे शादी जैसी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं शादी नहीं करूँगा। इस पर दादी बोली, लेकिन क्यों बेटा, क्या सारी उम्र तुम इसी तरह अकेले रहोगे। अभी मान लो मैं तुम्हारे साथ रह रही हूँ, कल को अगर मैं मर गई, कोई तो होना चाहिए ना इस सुनसान घर में तुम्हारे साथ रहने को और तुम्हारे हर सुख दुख में तुम्हारा साथ देने वाला। ये सुनकर अथर अब कुछ सोच में पड़ गया, लेकिन फिर वो बोला, मुझे किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है, और किसने कहा आप मरने वाली हो, आप तो मेरे साथ ही अब ज़िंदगी भर रहोगी। यह सुनकर दादी हंसते हुए सर हिलाई, पागल लड़का। अथर भी इस पर मुस्कुराने लगा। तभी वहाँ अचानक से अंतरा आई और अथर को देखकर बोली, भाई मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अचानक से वहाँ अंतरा को देखकर अथर हड़बड़ा गया। भाई दादी को भी कुछ समझ नहीं आया और वो ना समझी में अंतरा को देखकर बोली, किट्टू बेटा तुम यहाँ अचानक से कैसे। पगफेरे की रस्म तो 2 दिन बाद की है और तुम इससे पहले यहाँ क्यों चली आई। तभी अंतरा दादी की बातों को पूरी तरह नज़रअंदाज करके अथर से बोली, भाई मैंने कहा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अथर जो अंतरा के चेहरे के एक्सप्रेशंस को नोटिस कर रहा था, वो फिर अपने लैपटॉप को बंद करते बोला, हाँ बताओ क्या बात करनी है तुम्हें, और तुम्हारी हालत की कैसी हो गई है, तुम ठीक हो। ये कहते हुए अथर की नज़रें अंतरा की आंखों पर थी, जो कि रोने से लाल पड़ चुकी थी। तभी अंतरा गुस्से से बोली, यहाँ नहीं, मुझे आपसे कुछ अकेले में बात करनी है। यह सुनकर दादी को कुछ समझ नहीं आया और वो बोली, आखिर क्या बात है किट्टू, हमें भी बताओ। तभी अथर अपनी जगह से उठा बोला, ठीक है चलो। इस पर अंतरा ने दादी को कोई जवाब नहीं दिया और वो चुपचाप स्टडी की रूम की तरफ बढ़ गई। कुछ देर बाद स्टडी रूम में अंतरा गुस्से से रोते हुए बोली, भाई क्यों आपने मुझे आखिर ये सब सच छुपाया, आखिर क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा, क्यों धोखा दिया आपने मुझे। अथर के चेहरे पर शिकन और वो अंतरा को समझाते बोला, किट्टू मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, तुम इस बात का गलत मतलब निकाल रही हो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। ये कहते हुए अथर आया, वो अंतरा के हाथ को पकड़ना चाहा, लेकिन तभी अंतरा ने गुस्से से अथर के हाथ को झटक दिया। सही, मतलब तो अब मुझे समझ आ रहा है, आपका दानिश सही बोलता थे, आप धोखेबाज हो, आपने कभी मेरा अच्छा नहीं सोचा था, अब मैं बेवकूफ़ आपके ऊपर आंख बंद करके यकीन करने चली आई। आपने तो कभी मुझे अपना समझा ही नहीं, मैं ही आपको सगे भाई से बढ़कर अपना मानती रही। ये सुनकर अथर बाबा इमोशनल होते हुए बोला, किट्टू प्लीज़ ऐसा मत बोलो, मैं तुम्हें और ध्रुवी को अपनी सगी बहन से भी बढ़कर मानता हूँ। प्लीज़ किट्टू मुझ पर यकीन करने की कोशिश करो। इस पर अंतरा अपने हाथों में पकड़ी पेन ड्राइव को गुस्से से टेबल पर पटकते बोली, क्या यकीन करूं भाई, आखिर में आपका क्या यकीन करूं। इस पेन ड्राइव को देखिए और इसे सुनिए, आपको सारा सच खुद पता चल जाएगा कि मैं ऐसा बिहेव क्यों कर रही हूँ।
ये सुनकर अथर्व हैरानी से उस पेन ड्राइव को देखने लगा। अचानक से अथर्व के चेहरे पर एक गिल्टी एक्सप्रेशन देखने लगे। अंतरा अभी भी उसे गुस्से से अथर्व को देख रही थी। तभी अथर्व नासमझी में बोला, क्या है इस पेन ड्राइव में? इस पर अंतरा गुस्से से बोली, आपका काला सच भाई। इस पर अथर्व अपने हाथों में मुट्ठियां बनाया और फिर धीरे से बोला, ये तुम्हें किसने दिया? इस पर अंतरा उसी तरह बोली, उससे आपका कोई मतलब नहीं होना चाहिए। बस इतना जान लीजिए कि ये सच मेरे तक पहुंच गया और अब आप मुझे अपने मुंह से सारी सच्चाई बताएंगे। ये कहते हुए अंतरा आगे बढ़ी और वो उस पेन ड्राइव को वहाँ रखे लैपटॉप से सेट करने लगी। इधर अथर्व कसमसाते हुए इधर उधर देखने लगा। उसके चेहरे पे एक अजीब से एक्सप्रेशन मौजूद थे। तभी अचानक से उसके कान में ऑडियो क्लिप की आवाज़ पड़ी। अथर्व, तुम कभी उस लड़की को पता नहीं चलने दोगे कि उसके माँ बाप को मैंने मारा है। ये एक औरत की आवाज़ थी, जिसे सुनते ही अथर्व का चेहरा पूरी तरह से काला पड़ गया। तभी वापस से एक इंसान की आवाज़ आई, जी आंटी, मैं आपकी सारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। तभी उस औरत ने हंसते हुए आवाज़ आई, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, इसलिए मैंने तुम्हें आज तक इस घर में रहने दिया। बस गलती तुमसे ये हो गई कि तुमने मुझे उस लड़की की माँ का खून करते हुए देख लिया था। लेकिन अब अगर तुम मेरे साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें इससे फ़ायदा भी दूंगी। भरतदास कॉरपोरेशन का 35% आने वाले वक्त में तुम्हारा होगा। तभी उस इंसान की आवाज़ आई, जी आंटी, बस आप अपना प्रॉमिस मत भूलिएगा। इस पर वो औरत बोली, तुम उसकी फिक्र मत करो, अब बस मुझे उस अंतरा नाम की मुसीबत से इस घर से निकालना है, क्योंकि उसके माँ बाप यानी मेरी प्यारी दीदी और जीजाजी को मैंने मार डाला है और अब बची उनकी वो इकलौती औलाद, उसे भी अब मैं इस घर से निकाल बाहर और कुछ ना कुछ इंतजाम कर दूंगी। इसी के साथ वो ऑडियो क्लिप बंद हो गई और सुधा अथर्व के बीच की जो बातें चल रही थी वो भी बंद हो गई। वहीं अंतरा की आंखों में एक बार फिर से आंसू आ गए और वो एकटक अथर्व को देखने लगी। इधर अथर्व जो अपने और सुधा के बीच की कॉन्वर्सेशन को अभी सुन रहा था, उसका चेहरा भी पूरा बर्फ की तरह जम गया। तभी अंतरा अपने आंसू को साफ करते हुए धीरे से बोली, क्या आप अभी भी कुछ कहना चाहते हैं? अथर्व अब बिल्कुल खामोश पड़ गया। उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा था। यह देखकर अंतरा कड़वी स्माइल के साथ बोली, फिलहाल मुझे नहीं लगता कि अब आपके पास मुंह बचा है मुझे कुछ भी कहने का या मुझे कुछ भी एक्सप्लेन करने का, क्योंकि सच्चाई आपके सामने आ चुकी है। आपने शुरू से सुधा आंटी के साथ मिलकर मेरे खिलाफ प्लानिंग की थी। सुधा आंटी ने आपकी नज़रों के सामने मेरी माँ को मारा था, आपने ये देखा भी था, लेकिन फिर भी आपने कभी सुधा आंटी के खिलाफ जाने की कोशिश नहीं की और नहीं आपने मुझे उस बारे में जिक्र किया। आप हमेशा से उनके साथ मिलकर मेरे खिलाफ रहे थे और मैं यहाँ आपको अपना मानती थी। ये कहते हुए अंतरा एक बार फिर से इमोशन हो गई। वहीं अथर्व अभी भी बिल्कुल चुप था। उसके कानों में अंतरा की रोने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन वो चाह कर भी अभी कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। तभी अंतरा अपने आप को कंट्रोल करते हुए गुस्से से बोली, सुधा आंटी कहाँ है? मुझे उनका पता चाहिए, मैं उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाऊंगी। उन्होंने मेरे माँ बाप को मरवाया है, मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। वो दुनिया की ऐसी औरत है जो किसी की सगी नहीं हो सकती। मेरी माँ तो उनकी सगी बहन थी, उन्होंने ज़्यादा के लालच में आकर उनका खून कर दिया। इतनी गिरी हुई औरत मैंने आज तक ज़िंदगी में नहीं देखी और ना ही जब मैं उस औरत को देखना चाहती हूँ। अब मैं उस औरत को सिर्फ़ और सिर्फ सज़ा दिलवाना चाहती हूँ। मुझे बताइए कि वो कहाँ है, मुझे उनका पता दीजिए। ये कहते हुए अंतरा ने अथर्व के बाजू को हिलाया। अथर्व भी जैसे बुत बनकर खड़ा था, वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था। तभी अंतरा वापस से बोली, भाई क्या आपको मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही? मुझे सुधा आंटी का पता चाहिए। मुझे उस औरत को फांसी की सज़ा दिलवानी है। वो औरत जिंदा रहने लायक नहीं है। उस औरत ने मुझे मेरे हंसता खेलता परिवार छीन लिया, बचपन से मुझे अपने माँ बाप से दूर करने के अनाथालय की ज़िंदगी दी और खुद यहाँ ऐशो आराम से रहती। मैं उस औरत को कभी माफ़ नहीं करूँगी। प्लीज़ मुझे बताइए कि वो कहाँ है। ये बोलते हुए अंतरा अभी भी अथर्व के बाजू को हिला रही थी। तभी अथर्व गहरी सांस लेकर धीरे से बोला, मुझे नहीं पता वो कहाँ है,
जैसे ही अथर्व ने कहा, अंतरा हैरान हो गई और वो हैरानी से बोली, क्या क्या मतलब है आपका? आपने कहा था कि वो उज्जैन में है ना, तो फिर आप ऐसे कैसे कह सकते हैं आपको नहीं पता वो कहाँ है? इस पर अथर्व अब अंतरा की तरफ देखा और वो धीरे से अंतरा के कंधों को पकड़कर बोला, किट्टू मुझे पता है मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ। मैंने शुरू से तुमसे ये बात छुपाया कि मैं जानता था अंकल आंटी की मौत की कातिल सिर्फ सुधा आंटी थी। आई नो मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन प्लीज़ तुम मुझसे नफरत मत करना, क्योंकि इन सब के पीछे भी मेरी एक वजह है। जैसे ही अथर्व ने अभी ये कहा था, अंतरा तुरंत गुस्से से अथर्व को खुद से दूर धक्का दिया और चिल्लाते हुए बोली, नहीं सुनना मुझे आपकी कोई वजह, नहीं जाननी मुझे आपका कुछ भी। मुझे बस इतना पता है कि आपने मुझे धोखा दिया है। आपने मेरे माँ बाप के कातिलों के साथ मिलकर मुझे आज तक बेवकूफ़ बनाया है। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं जानना। ये कहकर अंतरा गुस्से से अथर्व को देखने लगी। वहीं अथर्व एक बार फिर चुप पड़ गया। तभी वो कुछ सोचते हुए धीरे से बोला, किट्टू ये पेन ड्राइव तुम्हें किसने दिया? क्या ये पेन ड्राइव? ये कहते कहते वो थोड़ा सा हिचकिचाया, फिर बोला, क्या इसे तुम्हें दानिश ने दिया है? जैसे ही अथर्व ने दानिश का नाम लिया, अंतरा जिसे खुद ही नहीं पता था कि आखिर ये पेन ड्राइव उसके पास कहाँ से आया, वो कुछ देर के लिए खामोश पड़ गया। फिर अचानक से गुस्से में बोली, मैंने कहा ना इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि मुझे ये किसने दिया किसने नहीं। और अगर दानिश ने दिया भी होता तो बिल्कुल सही किया उन्होंने। मैं तो सच में बेवकूफ़ थी। मैंने हमेशा से दानिश को गलत समझा। उस दिन पार्टी में आपको जो जो किया उसमें भी मैंने दानिश को ही गलत ठहराया था, जबकि दानिश ने मुझसे कहा भी था कि आप धोखेबाज हो, आपने मुझे धोखे में रखा है। लेकिन तब भी मैंने दानिश की बात पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि मैं आपके ऊपर विश्वास करती थी। लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि दानिश मेरे लिए कभी गलत नहीं होते। ये बोलते हुए अंतरा गुस्से से उस पेन ड्राइव को अपने हाथों में ली और आगे बोली, अब से मेरा आपका कोई रिश्ता नहीं है। अब मैं आपकी कोई बहन नहीं रह गई। और ये जो किट्टू नाम आपने मुझे बचपन में दिया था ना, इसे भी मैं आपके पास छोड़कर जा रही हूँ। अब से मैं आप अपने मुंह से अपना दिया हुआ नाम मत बुलाइएगा। नफ़रत करती हूँ मैं अब आपसे, क्योंकि एक तरह से मेरे माँ बाप के कातिल आप निकलोगे मैंने कभी सोचा नहीं था। ये कहते हुए अंतरा ने अपने आंसुओं को साफ किया और वो वहाँ से गेट की तरफ जाने लगी। वहीं अथर्व ने जैसे अंतरा से ये सारी बातें सुनी, अथर्व की पलकें आज गीली हो गई। वो अपना सर उठाया और अंतरा को बस एकटक जाते हुए देखने लगा। तभी अंतरा गेट के पास पहुँचते पहुँचते रुकी और फिर से गहरी सांस लेकर बोली, रही बात सुधा आंटी की, तो वो जहाँ भी है उनका पता मैं खुद लगा लूँगी। और अगर वो जहन्नुम में भी होंगी ना, तब भी मैं उन्हें ढूंढ कर ले आऊँगी और उन्हें सजा दूँगी। ये कहते हुए बंदरा स्टडी रूम से बाहर निकल गई। वहीं इतने जाते ही अथर्व की आंखों में एक कतरा आंसू उसके गालों पर जा गिरा। वो बस एकटक अंतरा को जाते हुए देखता रह गया। तो कौन सी वजह थी अथर्व की? आखिर क्यों साथ दिया था उसने सुधा का? क्या उसने सिर्फ जायदाद के लिए ऐसा किया था? आखिर अब कैसे पता चलेगा अंतरा सुधा का? आखिर कहाँ लापता है सुधा? क्या सच में इस पेन ड्राइव में को दानिश ने भिजवाया था? क्या होगा अब आगे जानने के लिए स्टे ट्यून्ड विद मी। वेल गाइस, अब मैंने थोड़ा सा कमेंट से मैंने आज सस्पेंस एक क्लियर कर दिया कि अंतरा सस्पेंस एक क्लियर कर दिया कि अंतरा के माँ बाप को सुधा ने मारा, जिसमें अथर्व शामिल था। और इसीलिए दानिश अथर्व के बीच ऐसा तनाव था। एंड आज अंतरा को भी अपने माँ बाप के कातिलों के बारे में पता चल चुका है। एंड अब बचे हैं मेन विलेन और वैभव क्रिया की मौत के ज़िम्मेदार कौन है, क्योंकि ये भी अब आगे आने वाले चैप्टर में क्लियर हो जाएगा। एंड रही बात नाज की, तो यार मुझे सभी एक बात बताओ, कितने लोग यहाँ ऐसे हैं जो नाज और दक्ष को एक साथ देखना चाहते हैं? कमेंट में बताना। ये इनके कमेंट्स हैं राइटर के। एंड आई थिंक अब यहाँ पर अब जाके जैसे दानिश ने क्लियर किया कि उसके मारने वाला कौन था, उसके माँ बाप को, और उसे पहले से ही पता था, तो इसमें गलती दानिश की भी है मेरी समझ से। बाकी सबके अपने अपने व्यूज़ हैं।
So let's go for the next day. So अब थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे। जिसका सब्सक्राइब करना रह गया वो जल्दी से सब्सक्राइब करे। और थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।